रुकिए, आपने देखा होगा कि 26 सितंबर 2025 को ईपीएफ डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि ईसीआर रिटर्न करने का जो नया सिस्टम है उसे लागू कर दिया गया है। और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया था आपने देखा भी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज 1 तारीख को हमारे पीएफ डिपार्टमेंट के जरिए मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की थी, खासकर इसी ईपीएफ रिटर्न को लेकर। अब क्या बातें हुई आगे मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूं, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट होती है पीएफ ईसीआर रिटर्न करने का। उससे पहले ही उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, एम्प्लॉयर्स कैसे रिटर्न करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, डैमेजेज और इंटरेस्ट का कैसे चालान भरा जाएगा। ये सारी चीजें बातें हुई। तो मैं चाहता हूं हमारे जितने भी एम्प्लॉयर या वीडियो देख रहे हैं वे इसे पूरा देखें और समझें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप एक एम्प्लॉयर है, अगर आप पीएमबीआरबीवाई का बेनिफिट और उसके अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो में आपको ईपीएफ डिपार्टमेंट का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करूंगा, जो वहां से ही जारी किया गया है। आप उससे जुड़ भी सकते हैं और वहां के सारे अपडेट आप पा सकते हो। वह भी मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। आप लाइव ही आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं सीधे देरी न करके आपको सीधा उसी लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको लाइव ले चलता हूं। कितना अच्छा। तो रेगुलर रिटर्न बेसिकली जब होगा जब लॉग इन करेंगे आपके ऑप्शन में और पेमेंट्स में जाएंगे, वहां पे आप जब सिलेक्ट करेंगे पेमेंट्स और फिर रिवैम्प्ड ईसीआर करके उस पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपका जो सबसे पहला ऑप्शन होगा रेगुलर रिटर्न। उसके बाद ही अगर जब तक आपने रेगुलर रिटर्न नहीं भरा तो आप कभी भी सप्लीमेंट्री या रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते। तो जब आप पहली बार रेगुलर रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आएंगे जब आप उसे जनरेट करेंगे। तो जैसे कि इसमें पहले हमने फीचर्स में बताया कि आप अब अलग अलग पेमेंट एक साथ कर सकते हैं, कि इसमें सिस्टम उसी टाइम कैलकुलेट करके आपको एडमिन चार्जेस भी दे देगा। अगर किसी एम्प्लॉय को केवल एडमिन चार्जेस पेमेंट करने हैं तो केवल एडमिन चार्जेस पे कर सकता है, या फिर 7Q का अमाउंट। इस बार ये चीज एक मॉडिफाई किया गया कि 7Q का अमाउंट जो है वो पेमेंट करना मैंडेटरी है, उसके बिना आपका ईसीआर आगे पेमेंट नहीं होगा। एक बार आप जब इसे जनरेट कर देंगे तो ये एक तरीके से रेगुलर हो गया। सप्लीमेंट्री कब होगा? मान लीजिए आपने 1 महीने का अपना ईसीआर भर दिया रेगुलर, पर उसके बाद आपके यहाँ किसी ने ज्वाइन किया, तो उस केस में सप्लीमेंट्री रिटर्न आप कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री रिटर्न तभी पर सिस्टम में इनेबल होगा जब आपका एक बार रेगुलर रिटर्न भर चुका हो, और ये केवल उन एम्प्लॉयज के लिए होगा जिनका पहले वाला जो रिटर्न था उसमें उनका नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने रेगुलर रिटर्न में किसी का नाम है, मान लीजिए अमन नाम है, मेरा नाम रेगुलर रिटर्न में नहीं था, सॉरी मेरा नाम रेगुलर रिटर्न में है, नहीं रेगुलर रिटर्न में नहीं था, तो तभी आप सप्लीमेंट्री में मेरा भर सकते हो। पर मान लीजिए मेरा नाम रेगुलर रिटर्न में था, तो आप सप्लीमेंट्री में अगर तुम मेरा भरने जाओगे और उसको सबमिट करोगे तो आपको सिस्टम एरर देगा कि एक एरर फाइल जनरेट कर देगा साथ में। तो उसमें सेम यही एरर होगी कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन योर रेगुलर रिटर्न, तो आप इनका सप्लीमेंट्री नहीं भर सकते। पर मान लीजिए अब क्या हुआ कि आपने मेरा रिटर्न तो भरा पर उसमें कुछ गलती हो गई आपसे, तो इस केस के लिए आप फिर रिवाइज रिटर्न भरेंगे। तो अगर जो कोई एरर है, आपने मान लीजिए किसी का अमाउंट ज्यादा पे करना था, आपने कम पे कर दिया, या किसी भी टाइप के एरर, तो उसके लिए आपको रिवाइज रिटर्न भरना है। तो रिवाइज रिटर्न की कंडीशन क्या है कि आपका मेरा नाम रेगुलर रिटर्न में होना चाहिए। उन्हीं में एम्प्लॉयज के लिए मैं रिवाइज भर पाऊंगा जिनका जिनका मेरा नाम रेगुलर में होगा। और सप्लीमेंट्री में है कि सप्लीमेंट्री में उनका भर पाऊंगा जिनका रेगुलर में नाम नहीं है। तो बेसिकली ये 3 टाइप के हमें ऑप्शन दिए गए हैं इस बार ईसीआर में। और जैसे कि रिवाइज रिटर्न जो हम भरेंगे उसकी 3 कंडीशंस हैं कि आपने मान लीजिए पहले 100 रुपए का आपने एक पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, तो तब आप उसको फिर कम नहीं कर सकते। मान लीजिए आप पहले चालान जनरेट किया और आप अब सोच रहे हैं कि नहीं नहीं अब मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से रिवाइज में कम कर दूं, तो तब आप रिवाइज नहीं कर सकते। आपने एक बार उसकी ईसीआर जनरेट की, उसका पेमेंट अप्रूवल का लास्ट में ऑप्शन आता है, अगर आपने वो पेमेंट कर दिया तो फिर आप नहीं जनरेट कर पाएंगे। पर अपवर्ड मान लीजिए आपने 100 भरा, अब आपको पता चला कि आपको 200 का भरना है, तो आप 200 भरना चाहेंगे तो 200 आराम से भर जाएगा, उसमें इशू नहीं आएगा। अपवर्ड रिवीजन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर डाउनवर्ड रिवीजन के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आपको पेमेंट से पहले डाउनवर्ड रिवाइज कर सकते हो आप। और रिवाइज रिटर्न का वही है कि आप तभी भर पाओगे जब आपके पास पहले से एक रेगुलर रिटर्न भरा हो और कोई और रिटर्न प्रोसेस में ना। मान लीजिए आपने सप्लीमेंट्री रिटर्न डाल दिया, वो अभी प्रोसेस में है, तो आप फिर रिवाइज नहीं भर पाओगे इस टाइम।
और ये जो मैं पेमेंट ऑप्शन की तब बात कर रहा था आपसे, तो वहां पे 4 तरह के पेमेंट के आपके ऑप्शंस आएंगे कि आप एक साथ ही सारा पेमेंट कर दें, फुल पेमेंट जिसे नाम दिया गया है वहां पे सिस्टम पे, या फिर पार्ट पेमेंट। मान लीजिए आप केवल एडमिन का या फिर कुछ पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं अभी, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद एडमिन और इंस्पेक्शन चार्जेस का अलग से आ जाएगा, और 7Q और 14B चार्जेस ये एडिशन किया गया इस बार से कि ये मैंडेटरी होगा। अगर जो आपके ऊपर 7Q का कुछ अमाउंट आया है तो आपको भरना पड़ेगा उसी महीने में। और कुछ अभी जो स्टार्टिंग है, नया फेज है, नया लॉन्च किया है हमने अभी, तो इसलिए हमें स्टार्टिंग के कुछ 4 महीने के लिए थोड़ा रिलैक्स किया है कि 4 महीने में हमें क्या है कि आप सभी सबसेट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज है उन सबके लिए आप भर सकते हो। पर अगर एक बार आप जो 4 महीने का पीरियड, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से जब स्टार्ट होगा तो आपका रेगुलर चालान हर महीने भरना चाहिए, वरना सिस्टम आपको अलाउड ही नहीं करने देगा। मान लीजिए आप जनवरी में चालान भरने जा रहे हैं और आपका दिसंबर छोड़िए, नवंबर का चालान नहीं भरा है, तो फिर आपको पहले सिस्टम वो करेगा, फोर्स करेगा कि आपको पहले सितंबर का चालान भरे, उसके बाद ही आप जनवरी का भर पाएंगे। तो ये रिलैक्सेशन जो अभी 4 वाली, मान लीजिए अभी आप जाएंगे भरने और आपका पिछले 4 महीने का चालान नहीं भरा, तब भी सिस्टम आपको इस महीने का भरने देगा। पर ये चीज जनवरी से नहीं होगी अभी के कंडीशंस के हिसाब से। और हम लोग मतलब एम्प्लॉयर से क्या चीज वो करें जिससे उनको फायदा हो, जो जिससे उन्हें ईसीआर बनने में कुछ फायदा हो। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अगर जो आपके यहाँ से किसी ने एग्जिट कर दिया है तो उसको आप सिस्टम में भी एग्जिट मार्क कर दीजिए, क्योंकि अगर जो आपने एग्जिट उसका मार्क नहीं किया तो उससे उसका ईसीआर भरने में प्रॉब्लम आएगी आपको। इसके अलावा दूसरा ये है कि पेंशन फंड, अभी तक ये होता था कि लोग 58 साल के हो जाते थे और वो जॉब छोड़ जाते थे, फिर भी सिस्टम या फिर मतलब किसी की भी क्लरिकल एरर की वजह से उसका पेमेंट पेंशन में चलता रहता था 58 ईयर्स के बाद भी। पर अब क्या होगा कि सिस्टम एक फ्लैग जनरेट करेगा, आप ईसीआर जनरेट करेंगे, उसमें ये लिखा था, क्लियरली लिखा था कि किसी भी एम्प्लॉय जो न्यू ज्वाइनी है उसकी अगर जो वेजेस 15,000 से ज्यादा हैं तो आपको उनको ईपीएस का मेंबर नहीं बनाना है। पर अभी भी काफी जगह, काफी कंपनीज में नोटिस किया गया कि उनको भी ईपीएस का मेंबर बना देते हैं। उनकी ईपीएस की वेजेस तो 15,000 दिखा देते हैं, पर पीएफ की वेजेस उनकी ज्यादा रहती है 22,000। तो उनको इशू कब आता है, जब लास्ट में वो विड्रॉ करते हैं तब फिर उनके क्लेम बार बार रिजेक्ट होते हैं इस वजह से। तो इसका भी आप ध्यान दीजिए कि अगर जो कोई आपके यहाँ ज्वाइन कर रहा है और वो फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग है और उसकी वेजेस ईपीएफ की 15 से ज्यादा है, तो आपको उनको पेंशन का मेंबर नहीं बनाना है, वो आपके केवल पीएफ के मेंबर रहेंगे। तो ये जो रिवैम्प्ड ईसीआर है, जितना अभी स्टार्टिंग में जो भी हमने फीचर्स इनेबल किए हैं वो ये सब मैंने बताया आपको। अब सर आगे आपको थोड़ा गाइड करेंगे। एज ए होल जो चेंजेस आए हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसमें बहुत इजी एम्प्लॉयर के लिए किया गया है। एक तो पार्ट में आप पेमेंट कर सकते हैं, और जो 7Q इंटरेस्ट के लिए उसमें जो रखा गया 4 महीने की छूट है अभी इनिशियल लेवल पर। उसके बाद ये मैंडेटरी होगा, जो इंटरेस्ट उस पर जो लगता है, जो लेट पेमेंट होंगे वो इंटरेस्ट के साथ ही ईसीआर जमा होगा, वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हैं ये करंट ईसीआर से शुरू हो गया है, सितंबर वाले से जो अब जो ईसीआर भरा जाएगा उससे शुरू हो गया है। और अभी जैसे बताया 4 महीने की छूट है, उसके बाद से फिर ये मैंडेटरी हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन है आप अपना नोट करके रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल स्कीम है। जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप उसमें एक एक करके सवाल पूछिएगा, आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब मिलेंगे। आप अपने सवाल अपने पास नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन जब होगा लास्ट में तो आप उनको जरूर पूछिएगा, ठीक है। ओवर टू यू सर। कुमार राघवेन जी, हमारे क्षेत्रीय वरिष्ठ आयुक्त। थैंक यू सर। सभी नियोक्ताओं को मेरा नमस्कार। ईसीआर से आप जो लोग, सभी लोग कृपया अपने माइक म्यूट कर लें ताकि बाकी लोगों को सुनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ईसीआर इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी, और उससे पहले आप लोगों को फिजिकल फॉर्म्स भरने पड़ते थे और उसके साथ में फॉर्म 5, फॉर्म 10, 3A, 6A इस तरह की चीजें रहती थी। उन सब चीजों को एक जगह
करते हुए ECR लाया गया था और उस समय से लोगों को काफी आसानी हुई, काफी सुविधा हुई कि बार बार कहीं पेपर खोने का या कुछ मिस होने का वो सब जो एक समस्याएं होती थी, तो वो सब समस्याएं उसके बाद से चली गई। लेकिन कुछ चीजें रह गई, जैसे कभी कभी ये होता है कि लोगों के पास मल्टीपल ECR हो जाते हैं, उसकी दिक्कत होती है, फिर कि पैसे पूरे नहीं है तो उस चक्कर में लोग कई बार ECR नहीं भरते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए फिर कई बार ECR में ऐसा कुछ होता है कि 58 के बाद EPS का कंट्रीब्यूशन नहीं जाना चाहिए। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ECR का एक नया वर्जन कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया था। उसी वर्जन के सिलसिले में ये मीटिंग आप लोगों के साथ की जा रही है कि आप जब मैं लोगों बोल से- रहा हूँ तो मैं कैसे घुमा दूँ अब, ठीक है ना, इसका फिजिकल कॉपी। और अभी जो रिवैम्प्ड वर्जन लाया जा रहा है, तो इसमें आप लोगों के पास 4 महीने का समय है। वो आप आगे देखेंगे आगे की स्लाइडों में कि उन 4 महीनों में आप कैसे कैसे दोनों चीजों को पैरेलली रन कर सकते हैं। ECR के की फीचर्स में सेग्रीगेशन ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट। तो पहले ये होता था कि अगर आपको 100 रुपए पे करने हैं तो आपको 100 रुपए का रिटर्न भरना है और आपको पूरे के पूरे पेमेंट करने हैं। अब है कि अब आपको अगर 200 का करना है, आपके 100 रुपए है तो ठीक है, आपने 200 लोगों की लिस्ट के 200 रुपए का लिस्ट बना दिया और 100 का पेमेंट किया। तो ये एक सेग्रीगेशन अभी है। वैलिडेशन की चर्चा हमने अभी तुरंत की थी और कैलकुलेशन ऑफ डैमेज इन इंटरेस्ट, तो ये भी है कि साथ में ECR के साथ ही कैलकुलेट होता रहेगा और आप भरते रह सकते हैं। और 7Q आ गया और डिवीजन ऑफ ECR जो है वो इस बार का एक नया फीचर है। इसमें डाउनवर्ड डिवीजन है कि आप एक संख्या से ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक संख्या से नीचे आना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी आगे डिस्कस होंगी। तो रिवीजन ऑफ ECR जो है वो इसका एक बहुत बड़ा आकर्षण है लोगों के लिए, एक ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए, ईज ऑफ डूइंग वर्क के लिए। और जो ECR फॉर्मेट है उसमें कोई बेसिक चेंज नहीं है। जो चेंजेज हैं वो रिटर्न के उसमें है या एक्स्ट्रा फीचर्स में है। ECR फॉर्मेट जो है मोर और लेस सेम रहेगा। नेक्स्ट सर। सर बेसिक चीज आप बता दीजिए, बाकी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे एओ साहब दे देंगे सर। हाँ तो सर बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो ओवर हो गया है, तो अब एओ साहब यहाँ से ही विल टेक द लीड। कंटिन्यू। ठीक है, अमन प्रकाश जी हमारे जो अकाउंट अफसर है, वो ECR में जो चेंजेस हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, नया जो ये रिवैम्प्ड ECR है, इसमें इसके बारे में एक एक चीज पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जी अमन जी हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी जो सर ने जितना बताया कि ये बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, जो अभी हमारा जो नया ECR आया रिवैम्प, उसमें ये मिलेगा। पर ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो उसमें बेसिक 3 तरह के उन्होंने रिटर्न का हमने ऑप्शन दिया है। एक हमने उसे नाम दिया रेगुलर रिटर्न, एक सप्लीमेंट्री रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। बेसिकली नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है कि रेगुलर रिटर्न मतलब आप एकदम स्टार्टिंग में भरेंगे। सप्लीमेंट्री है कि आपका रेगुलर भर गया, उसके बाद आप